6 होगा ना। हाँ, 2 मिलियन हो रहे हैं। हाँ तो यही करा 20 10 to 6 होगा इसमें ऑप्शन लगा जैसे इस वाले से इसका पोटेंशियल फिर इससे इसका जो इसका होगा उसको इनटू 4 कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ये तो a बाय क्या कर रहे थे हम? लास्ट क्वेश्चन किए क्या? कोई चार्ज इसके अंदर लगाना पड़ेगा तो आंसर तो फिर इसका माइनस में आएगा अगर चार्ज लगाएंगे इसमें माइनस क्यों है ना और इसके अंदर तो हम चार्ज का साइन पुट करते हैं तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा 5 तो वर्क डन जो होता है माइनस होता है शायद से ज़्यादा E से A में माइनस आता है। E से A जा रहा है T से B जा रहा है हाँ तो सेम नहीं होगा वर्क डन किसमें सेम नहीं होगा क्यों डरता है? एंगल हो सकता है हमें क्या मतलब है एंगल कौन से क्वेश्चन में? एक और चार्ज है ठीक है ये यहाँ से तो बराबर दूरी पे है नहीं यहाँ से लाओ यहाँ पे भी कुछ होगा पोटेंशियल V1 यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा V2 और यहाँ पर सेम ही होगा यार V2 वैसे वैसे क्या लाइन में कह रहे हो ये अगर आप अपने सेम डिस्टेंस है तो यहाँ भी बीट होगा वहाँ भी बीट होगा क्योंकि डिस्टेंस है हाँ सही है कि नहीं ठीक है ऐसे तो भैया अब यहाँ से उठा के ले आओ दांत दोनों ऐसे तो भैया, इस लाइन में वो तो भी सेम ही होगा ऐसे वर्क भी- डन हाँ मेरा वर्क डन तो सेम ही होगा वर्क तो सेम होगा वर्क डन सेम होगा दोनों में 84 से पास पे डिपेंड नहीं करती वर्तन क्या होता है क्यू डेल्टा V ठीक है हाँ और बोलो और बताओ बोलो हैं दो प्लेट के बीच में ड्रॉप लटकी हुई है ना लटकी हुई है वो है कि मिलिगन ड्रॉप हो हाँ ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है? आठवां असाइनमेंट ड्रॉप है ठीक है उसका कुछ रेडियस होगा चार्ज होगा अब वो फोर्स लगेगा इस पे क्यू ई और एम जी तो बराबर होंगे ये दो प्लेटों के बीच में लगा रखे हैं ना इसका मतलब प्लेट्स पे चार्ज वार्ज होगा कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई इक्वल टू एम जी ये लगाया था अब उसका रेडियस डबल कर दो तो मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रेडियस डबल तो मास 8 टाइम्स 8 गुना क्योंकि डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी बूंद की तो मास हो जाएगा 8 गुना और चार्ज कितना करते 2 गुना 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी है जितनी थी इक्वल टू 8 mg 8 mg ये डिवाइड कर दो कितना हो गया 1/2 is to 1 by है निकालना क्या है ठीक है कोई बात ये नहीं वो क्या है? अच्छा एक इलेक्ट्रिक फील्ड शायद चेंज कर रहा हूँ पोटेंशियल चेंज कर रहा हूँ ना हाँ E1 E2 यार अच्छा even E2 E1 E2 पोटेंशियल चेंज कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी बाय दिस फार्मूला V इक्वल टू V इक्वल टू ED V इज इक्वल टू ED बताया था कि नहीं अरे एक ही पोटेंशियल 4E1 आ गया है तो हाँ E2 equal to 4E1 नहीं ये तुमको पता है ना रिलेशन बिटवीन हाँ मैं नहीं पता नहीं लिखा है अरे वही dv equals to E dot dr हाँ तो इंटीग्रेशन से ठीक है ये तो लिखवाया था तो इसमें माइनस माइनस में पता है कब घुसते हैं हम जब थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है आ जाओ नहीं तो सब कुछ सेम है कांस्टेंट कांस्टेंट है सीधा दबाव V इक्वल टू ED पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो ऐसे भी कर लो तो भैया तो E इक्वल D तो इनके बीच में जो कितना है जो दिया E इक्वल टू V बाई D
तो E1 बाय E2 क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4, ठीक है। अब E इक्वल टू V/D, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो सेम है। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं कि प्लेट के बीच में डिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला, तो सेम मान लो। तो ये V1 बाय V2 हो जाएगा यार। नया पोटेंशियल फिर भी 4 टाइम्स, ठीक है। हाँ, नया पोटेंशियल 4 गुना। आर्यन, तुमने ये बताओ सवाल CBSE वाले चैप्टर के सारे कर दिए, आंसर आ रहे सबके? नहीं हुए। 3-4 क्वेश्चन CBSE वाला मिला है? हाँ मैंने सब किया, दिए भी तो बातें दे दूंगा, नहीं है वो तो तुम ऐसे ही खत्म कर लेना। और बोलो, और क्या है? यही है। बाकी कैपेसिटर बाकी कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि एक सवाल पक्का आना है, हर पेपर में एक सवाल इस कैपेसिटर से तो आना ही है। थोड़ा मतलब सही टॉपिक है ये है। वैसे जो तुमने 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल पढ़ा है ना ये सब? कैपेसिटर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से तुम देखोगे ना तो तुम सीख जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखने की जरूरत है यार। तुम पता क्या है, हल्के मत लिया करो सब्जेक्ट को और टॉपिक को भी। ठीक है, हल्के में तभी लेना जब अपन को आता हो। आता है तो हल्के में लो, वरना मत लो। ये कैपेसिटर क्या होता है? कंडक्टर ही है बस, और कुछ नहीं है। कंडक्टर इज, हाँ, तो इसको अलग से बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम इसको कई जगह यूज करते हैं। क्या करने के लिए? चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के लिए। जैसे चार्ज तो उसमें भी बताया था ना, एनर्जी स्टोर होती है शेल वगैरह में, स्पेयर में, लेकिन वो बह जाती है आसानी से। जैसे कहीं स्पेयर लेके तुम जा रहे हो, एनर्जी लेके कहीं टच हो गई तो निकल गया चार्ज। तो ऐसा होना चाहिए कि उस कैपेसिटर से बंद हो जाए चार्ज, बाहर से टच वच करें कुछ नहीं होता। जैसे तुमने पंखे में देखा होगा, एक सिलेंडर होता है ना, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं? कंडेंसर कैपेसिटर ही है। उसके अंदर चार्ज होता है, एनर्जी भी होती है सब। सेल की तरह ही हो गया एक। और उसको लेकिन जो सेल है घड़ी में लगाओ तो 6 महीने चलता है ना, ये 4-5 सेकंड में खत्म हो जाता है। हाँ, इसको भी ऐसे प्लग में लगाते हैं और फिर निकाल के ऐसे करते हैं तो स्पार्क करता है। हाँ, और प्लग में लगाते ही वो फुल चार्ज, लगाते ही 1 सेकंड में, और निकालने के बाद करते खत्म हो जाता है। खत्म 1 सेकंड में। हाँ, स्पार्क करके। तो ये बैटरी जैसा ही है, ये एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर कौन करता है? बैटरी। और कौन करता है? वही की बात हो गई, सेल बैटरी, बस यही करते हैं। क्यों? तो ये बैटरी की तरह, लेकिन बैटरी बहुत लंबी चलती है, वो धीरे धीरे देती है एनर्जी, और ये सारी एनर्जी एकदम से दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो टंकी से तुमने ऐसे टैप जोड़ कर टैप खोलोगे तो टंकी धीरे धीरे खाली होगी कि नहीं?
और ये समझ लो कि टंकी से तुमने इतना मोटा पाइप जोड़ दिया और उसको खोल दिया, टंकी कितनी देर लगेगी खाली होने में? 1-2 सेकंड लगेंगे। ये है कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने कंडक्टर जितना पढ़ा था बस उसी से रिलेटेड है सब कुछ। कंडक्टर की थ्योरी खत्म, कैपेसिटर शुरू करते हैं। कैपेसिटर मतलब दो कंडक्टर का सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। लिख लो, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर तुमने वहां भी देखा होगा, पानी की मोटर होती है, उसके ऊपर भी लगा रखा होता है सिलेंडर की जैसा, टेप से बांध रखा होता है उसको, देखा है पानी की मोटर? पानी की मोटर देखिए, हाँ, तो उसके ऊपर देखा कुछ हाँ वो सब इतना बड़ा सा गोल सा सिलेंडर जैसा, हाँ एक टेप लगे रहते हैं। हाँ वो पंखे में वो देखा है ना, पंखे में बोलते हैं पंखा खराब हो गया, स्लो हो गया। तुमने वो देखा पंखे को कभी कभी डंडा मार के चलाते हैं? कैपेसिटर हाँ, क्यों चलाते हैं? क्यों नहीं चलता वो बिना डंडा क्यों मारना पड़ता है? मारेगा भी डंडा? क्यों होता है ऐसा? कुछ खराब हो गया, कोई कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर करता क्या है? इनिशियली एनर्जी हाँ। देता है पानी से और स्टार्टिंग में आउट देता है। डंडा मार के हम एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद तो बिजली का काम है। डंडा मार के क्या हुआ? हमने शुरुआती एनर्जी दे दी, शुरू में कुछ एनर्जी दे दी, वो थोड़ा सा घूमने लगा, तो उसके बाद घूमने से ना वो फिर जो करंट वरंट आ रहा है वो काम करना शुरू करता है, इंडक्शन मोटर वगैरह। लेकिन अगर हमने कोई एनर्जी नहीं दी तो वो जब तक वो घूमना शुरू नहीं करेगा तब तक उसमें करंट भी नहीं आएगा। जब तक करंट नहीं आता ना, अभी पढ़ेंगे उसको बाद में, एसी वगैरह जो जनरेटर है एसी, तो जब घूमना चालू करता है तभी उसमें करंट आता है। तो घुमाएगा कौन? डंडा मारेंगे या तो हाथ से मार दो, जैसे मार दो, वो काम कैपेसिटर करता है। तुम ऑन करते हो, कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है सारी दे देता है एक साथ, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं। जब बंद करते तो उसमें स्टोर हो गई है, तो उसमें दोबारा स्टोर स्टोर हो जाती है। फिर कंडेंसर निकालने पर ऐसे ही पंखा लगा दें। मैं बताता हूँ क्या है, स्टोर नहीं होती। जैसे ही हम ऑन करते हैं ना तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है और वो भी 1 सेकंड में और तुरंत तो दे देगा एनर्जी। तो सीधे इसमें क्यों जाती है? ज़्यादा सही नहीं लगेगा? सीधे कौन देगा एनर्जी? तार कौन देगा एनर्जी? देखो इसको ये चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये तो रेजिस्टेंस है, इसमें भी इसमें रेजिस्टेंस से नहीं जो घूमता हो, ये चल सकता है लेकिन घूम नहीं सकता। घुमाने के लिए एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। जैसे तुमने ये समझ लो पुराने ट्रैक्टर होते थे तो उसमें ऐसे ऐसे घुमा देते ना, आगे ऐसे डंडा डाल के। हाँ क्या करते थे वो? स्टार्ट कर सकते हैं। एनर्जी वो हम शुरू में एनर्जी दे देते हैं, उसके बाद तो पेट्रोल चल रहा है, उसके बाद वही काम हो रहा है। ठीक है, भैया पहले बाइक पुराने हैं बाइक की किक हो गया, ठीक है, अब तो स्टार्ट हो गया, तो काम वो वही कर रहा है। पुराने विक्रम होते थे ना ऑटो वगैरह, उसमें रस्सी डालते थे ऐसे, देखा तुमने? रस्सी को खींचते थे। ये देखा ये ज़्यादा अरे तो तुम पैदा भी नहीं करो। ऐसे कुछ लोग हाँ वो नहीं होते थोड़े बड़े वाले विक्रम। हाथी वाले, और उनका हाथी जैसा मुंह। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। 2 कंडक्टर हो गए और इसमें जो मर्जी चार्ज हो गया, चार्ज होना हो कैपेसिटर ये है, ठीक है। हमें हमारे कोर्स में ज्यादा क्या पढ़ना है हमको? प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या चीज है? ये प्लेट है, कुछ नहीं है। 2 प्लेट मान लो ऐसे, 2 प्लेट। वैसे तो एक दो और बता दूंगा मैं, स्फेरिकल भी बता दूंगा, सिलेंडर भी बता दूंगा, लेकिन वो ज्यादा क्या हो गया? स्पेलिंग तो सही है। मैं बोल के नहीं चली। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 प्लेटें होती हैं। न्यूट्रल कंडक्टर है तभी कैपेसिटर की लाइन। न्यूट्रल कुछ भी हो, चार्ज तो नहीं बोला ना मैंने अभी। सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। कंडक्टर ला के साथ में रखने का बस एक कंडक्टर हो सकता है क्या? बताओ जरा, मुझे कुछ मतलब। 2 कंडक्टर रख दिया, ये क्या बन गया? क्या हो रहा है? कैपेसिटर। निकुंज क्या बात कर रहे हो? अरे तो इतनी लंबी कहानी बता रहा है यार। आधी क्लास तक वही बताते हो। तो देखो 2
दो कंडक्टर को एक साथ रखते तो कैपेसिटर बन जाता है। ऐसे ही हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा ये है, इसको दिखाने का तरीका ये है, दो लाइन खींच दो, दो प्लेट रख दो, ठीक है, और इसके साथ तार जोड़ दो। तो यही हमारे पंखे के अंदर होता है, सब हर जगह यही छोटी सी तारें निकली होती हैं, दो ऐसे ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जैसे रेजिस्टेंस सुना, रेजिस्टर होता है, ऐसा दिखाते हैं उसको, वो देखा इसको इसका कुछ क्या होती है प्रॉपर्टी, इसका रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्ट करता है किसको, करंट के फ्लो को। तो वैसे ही इसका एक होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी से आया हो। जैसे मान लो टंकी है 500 लीटर की, कितना पानी स्टोर है 500 लीटर, तो उसकी कैपेसिटी 500 हो गई, इससे ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकता, तो बड़ी टंकी होगी तो बड़ी कैपेसिटी। वैसी कैपेसिटर ये टंकी की तरह समझ लो, पानी स्टोर करता है, एनर्जी भी हो गई वो, तो एक तरीके से एनर्जी स्टोर करता है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस मतलब एनर्जी स्टोर कर कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ठीक है। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं इसको, लिखो कैपेसिटी ऑफ कंटेनिंग चार्ज। नहीं लेकिन कुछ तो होगा फॉर्मूला, पता कैसे चलेगा कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कर लेगा के नहीं ऐसे नहीं है, देखो चलिए कैपेसिटेंस तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहाँ पढ़ा तुमने, शायद कहाँ मैं देखा था कहाँ देख लिया, C equals to नेट R। पे प्लीज नहीं आता उस बुक में देखा था। मत देखा करो ऐसा। हाँ कोई फायदा नहीं है यार, देखो जितना जरूरी बात मत बता दो, वो आ जाएगा बता दूंगा। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर ये देख लिया वो देख लिया, ये किताब उठा ली, ये कर लिया, नेट पे सर्च मार लिया, 2 घंटे निकल लिए, कुछ नहीं सीखा। टाइम लगाओ सही जगह पे, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ ना पहले उतना करो, उतने क्वेश्चन करो, बस उतने कर लिए, उसके बाद जाके कहीं और जहाँ भी मिल सकता है तुमको, वो टाइम है तो करो, ठीक है। फिर तो जितना मर्जी करो उतना कम है। कैपेसिटेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज चार्ज, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, per unit potential difference between the plates. Charge per unit between plate या conductor पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाँ between the plates, Q by V। हाँ ये है, ठीक है। हमारे आमतौर पे कैपेसिटर ऐसे होते हैं, और उसमें अगर मान लो इस पे मैंने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे, Q इस पे माइनस Q होता है, ऐसा ही है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। प्लेट पे इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव और इक्वल, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मान के चलो कि बराबर है। ये बराबर क्यों आते हैं, हाँ इंडक्शन से आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत तुमको पता हो बैटरी के बारे में, बैटरी पता है, हाँ भैया जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ी क्या हो जाएगा, मतलब अब मतलब इसमें सब कुछ हम सर्किट में ही खेलेंगे। ये कैपेसिटर है, उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, जैसे ही इसको बंद किया मतलब सर्किट क्लोज किया, क्या माना जाएगा, करंट बीच में तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ED, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो तो आना ही है क्योंकि बैटरी से जोड़ दिया तुमने, V वोल्ट मान लो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो इसमें प्लेट्स के बीच में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कैसे आएगी, जब इस पे चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तब जाके इससे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन में आ जाएगा, V इक्वल टू ED। तो ये चार्ज आया कहाँ से, इस बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्ज उठाया और इस वाली प्लेट के ऊपर वो यहाँ से निकालेगा जितना चार्ज,
उतना माइनस हो गया, दूसरे वाले पे प्लस हो गया, खत्म कहानी। इसीलिए वो बराबर आता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम है किसी किसी में सर्किट में तो बराबर ही आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी अनइक्वल भी हो जाएगा, बता दूंगा कैसे करना है। पहले तो बेसिक समझ लो उसका, ठीक है। अगर अनइक्वल हुआ तो बीच में मतलब कुछ तो बीच में कहीं कभी और आएगा दिया होगा। कुछ, अभी बताया नहीं था, पिछली वाली क्लास में आए थे। ये दो प्लेटें हैं, इस पे Q1 Q2, ठीक है। अब इसमें बताया नहीं था इस पे कितना चार्ज आएगा, उस पे अंदर बाहर ये वो, साढ़े से हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ पे, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा हो जाएगी। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कुछ, बस। तो इसीलिए बहुत बात की बात है ये बात, अभी भी कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझो पहले, कैपेसिटर की जो बेसिक चीज़ है उसको समझ लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस पे बैटरी ने क्या किया, चार्ज को उठा के हाँ डाल दिया, तो इसे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आ गया, तो ऐसे ही सर्किट में होता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने Q और माइनस Q लिखा है, क्योंकि अगर मैं बैटरी से नहीं जोड़ूंगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, और जोड़ूंगा तो ऐसे ही होगा। अनइक्वल कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक सर्किट में आ जाएगा तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है कि बराबर ही आता है। सर्किट पढ़ेंगे ना धीरे धीरे। तो क्या लिखा है, कैपेसिटेंस डिफाइंड एज चार्ज, चार्ज कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज तो जीरो है, तो जीरो नहीं बोलते हैं, जैसे डाइपोल पे चार्ज जीरो नहीं बोलते, होता जीरो है टोटल, एक का उठा लेते हैं। तो वैसे ही ये एक का चार्ज उठा लो Q, और इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका V1 ले लो या V2 ले लो, तो ज्यादा माइनस कम है V1 माइनस V2। अरे पॉजिटिव है ना ये, ज्यादा कौन सा होगा पोटेंशियल बोलो, V1, क्यों होगा V1 ज्यादा, क्योंकि वे स्केलर है। अरे ज्यादा कौन सा होगा, भैया मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर वो स्केलर है। ज्यादा ज्यादा क्यों 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 ज़्यादा V1 होगा क्योंकि हमारी हमें मालूम नहीं होता कि पूरी एनर्जी जा रही है नहीं जा रही है, पूरा चार्ज जा रहा है। हाँ बताओ भाई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से उसमें चार्ज आ रहा है ना, और कुछ बताओ, हाँ बोलो। अगर सुपर कंडक्टर होगा तभी तो V1 इक्वल टू V2 होगा। और कुछ भैया बीच यार देखो एक बात हो, क्योंकि ये वाली प्लेट को हमने जोड़ा है हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से जोड़ेंगे तो उसका ज़्यादा ही होगा पोटेंशियल, अभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, बताया था कि नहीं, कब बताया था, लिखा है, हाँ बस 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 एक भी पोटेंशियल सरफेस में बताया था, हाँ वही कहीं बताओ, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है तो इसलिए घट रहा है वो, ठीक है। हाँ तो जो भी है इसको हम ऐसे लिखते हैं Q अपॉन डेल्टा V, इसको बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं Q अपॉन V, सिंपल। V इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। Q बाई V, अब इस समझ लेना Q जो है वो चार्ज है, इनमें से कोई भी एक चार्ज उठा लो, मैग्नीट्यूड C कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। Q चार्ज हो गया, कोई भी उठा लो इसमें से मैग्नीट्यूड, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। हाँ ये तो इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट फैरेड, F से डिनोट करते हैं, फैरेड है, ठीक है। कूलम पर वोल्ट वैसे बोलते नहीं है, फैरेड बोलते हैं। जैसे जैसे चार्ज दोगे वैसे वैसे पोटेंशियल आएगा, और उसी का जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस, उससे हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। दो प्लेटें हैं, इसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब तुम बोलो कैपेसिटेंस हम निकाल दिया यार, क्यों? मान लो मैंने चार्ज को जीरो कर दिया, ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो,
चार्ज को 0 कर दिया। टोटल चार्ज को टोटल चार्ज चार्ज ही नहीं है उस पे। दोनों में से किसी पे चार्ज नहीं है बैटरी से नहीं है तो भी क्या होगा बोलो? 0 हो जाएगा। अगर अगर एटलीस्ट मोमेंट दोनों पे 0 है तो फिर तो 0 ही होगा। ये पर यूनिट चार्ज होता है वो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी है। जो इसने बैटरी से कनेक्ट करा है ये करा कि बैटरी से कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर ऐसे ही बस बात रख है। दिए तो वो भी 0 0 वो भी 0, वो भी 0। तो 0/0 क्या होता है? भैया 0 नहीं होता 0 नहीं होता, कुछ और ही होता है। हाँ। और कुछ और हम निकालते हैं। आज 0 ठीक है कि नहीं? 0/0 कुछ भी हो सकता है बीच में। जैसे तुमको मैं बताता हूँ यार, जैसे रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं V/I, V/I बोल सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है, कितना करंट है इसमें? कुछ नहीं कुछ नहीं। और वोल्टेज कितनी लगाई है? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कुछ Resistance नहीं, है। कुछ नहीं, लेकिन कुछ होगी। हाँ 0.0 कुछ होता है, नहीं तो पढ़ा तुमने लिमिट में। फिर चलो ठीक है, कैसे निकालें? इसका मतलब ये क्या चीज है जो ऐसा है ना 0.0 चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। सी चार्ज पे डिपेंड करता है। नहीं करता मैं। चार्ज को डबल कर दो तो भैया तो प्रॉपर्टी होता है तभी वही रहेगा। चार्ज को 0 कर दूं, डबल कर दूं, चार्ज 0 हटा दूं, क्या कर दूं? ये तो सी तो इस डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा चार्ज से? चार्ज को 0 कर दिया या डबल कर दिया 100 कर दिया, क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा भाई। अभी तो बताए, चार्ज को 0 भी कर दोगे तब भी प्रॉपर्टी है कुछ होगा। हाँ, जैसे रेजिस्टेंस है, मेरे हाथ में रेजिस्टेंस पे लिखा रहता है रेजिस्टेंस। अब मैं चाहे बैटरी जोड़ूं चाहे ना जोड़ूं, रेजिस्टेंस वो बना रहेगा। हाँ भैया चाहे 1 वोल्ट जोड़ दूं, जो वोल्ट चाहे उसमें आग लगा दूं, उसका रेजिस्टेंस उतना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, किस पे करेगा डिपेंड? ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस मेरे हाथ में, किस पे डिपेंड कर रहा है ये? Nature of इसके material। अंदर क्या मटेरियल है, क्या कितना मोटा, क्या है, मतलब उसके डायमेंशन पे, उसकी ज्योमेट्री, उसका मटेरियल, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस तरीके से। जैसे डेंसिटी ना पानी की, किस पे डिपेंड करती है? पानी की डेंसिटी पे मास पर यूनिट ये मतलब उसके उसके डायमेंशन पर से नेचर किस पे डिपेंड कर रही है डेंसिटी पानी की? भैया उसके केमिकल कंपोजिशन पे। हाँ, उसके अंदर मटेरियल पे, उसका वॉल्यूम नहीं यार। वॉल्यूम क्या है? तुम पानी फेंक दो, डेंसिटी का गायब हो जाएगी क्या? देर ठीक है, चलो ऐसे मान लो कि ये 3D 2 प्लेट्स हैं और इसको मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक, ये 3D या 2D है प्लेट सी, इनके बीच में डिस्टेंस ले लो D, इनका एरिया ले लो A, पैरेलल प्लेट है। इस पे चार्ज ले लो Q, लिया था ना एक -Q ले लो, प्लस प्लस चार्ज जो ऊपर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं डिराइव करने के लिए बताऊं। इसका जो रेशियो आएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज जो कैपेसिटर है वो रेशियो पे डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज पे या सिर्फ पोटेंशियल पे नहीं करता है, इनके रेशियो पे। जैसे ही तुम इसको डबल करोगे, V भी डबल हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। इसलिए वो डिपेंड ही नहीं करता इन पे इंडिविजुअली, वो रेशियो पे रहता है। अब देखो इधर हमको क्या पता करना है? क्यों तो हमें पता ही है जो हमने दे रखा है, हमें नहीं पता करना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बताओ बताओ, तो तुम बता सकते हो? दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी भैया ED हाँ वही फॉर्मूला तो बता रहा हाँ अरे क्योंकि वो मोशन क्या मैं डालो QD बोल रहा था QD मेरे मुंह से निकल रहा था QD में मन में अपने ED बोल रहा था। B = ED, लेकिन E कितना है? ये हम निकाल रहे थे। E बता दो, E बताओ। ये Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर अपॉन ये कौन सा फॉर्मूला है? किसको यार ये क्यों है यार? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसकी वजह से हो गया उसके सो- 2K बोलो है यार। 2K D स्क्वायर। कम से कम फॉर्मूला तो सही बोलो। अबे लाइन का था Q क्योंकि लेट तो हुआ वही ना। बस सिग्मा Y अपॉन माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये बताया था कुछ ऐसा? हाँ मैंने बताया था ये। देखो सर, ये प्लेट है और इसको हम थोड़ी बड़ी प्लेट मानेंगे, इनके बीच में गैप थोड़ा कम रहता है। नहीं सिग्मा अपॉन मानो लार्ज प्लेट है, जस्ट इसकी इलेक्ट्रिक, इधर देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है?
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये नॉट। 2 हो गई। सिग्मा बाय ऐड होगी तो 2 हो जाती है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाली शीट की, एक शीट की तो लार्ज शीट, और इसकी कितनी होगी सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो नेगेटिव है तो अपनी तरफ होगी, दोनों एक ही तरफ लगेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा तो दोनों का सेम है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज भी सेम, एरिया भी सेम। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा ये सिग्मा अपॉन देखो देखो यार, तुमने क्या छोड़ दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लास छोड़ दी क्या इसकी कुछ, ओए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखी थी और वीडियो नहीं देखा, हां प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही यार। तो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, हाँ ये कितना हो गया सिग्मा पर, तुम सीधा बोल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट कंडक्टर के जस्ट बाहर है, तो कंडक्टर प्रॉपर्टी यार सिग्मा पर एप्सिलॉन, दो कंडक्टर है ना, दोनों को पास लाओगे, चार्ज जो मर्जी हो, जैसे ही वो पास आ जाएंगे ना बहुत पास, तो दोनों का जो सिग्मा होगा वो सेम होगा, क्योंकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी फॉर्मूले से दी जाएगी, और किसी का भी सिग्मा पकड़ लो, दोनों का सेम ही होना चाहिए। क्या समझे, मान लो ये कंडक्टर है, इसके पास एक और कंडक्टर है, वो बहुत पास आ गया, तो यहाँ पे जो दोनों का सिग्मा होगा ना इस पॉइंट पे सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कोई भी कंडक्टर पढ़ लो, ठीक है ठीक। हाँ। अब ये निकाल लिया हमने, हाँ ये हो गया, तो V इक्वल टू, अरे ED होता है यार, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ED, और E की जगह तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। अब उसको उठा के यहाँ डाल, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी Q बाय V, तो Q बाय क्यू एप्सिलॉन सिग्मा D ऊपर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख लो चार्ज अपॉन एरिया, Q सिग्मा, एरिया ऊपर चला गया, Q बढ़ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्यों, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया, और बस बस ऐसा कांस्टेंट। अभी हम इसके अंदर वो भी डालेंगे, एप्सिलॉन नॉट दो और उसके लिए अलग अलग होगा चेंज करेंगे तब चेंज हो जाएगा ना। एप्सिलॉन नॉट सर, उसके लिए अलग अलग मटेरियल के मटेरियल के एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन मटेरियल अलग अलग हो जाता है, आज चेंज होता है। ये यार, ये एकदम एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन आर। ठीक है। अरे मैंने उर्दू में पोलराइजेशन नहीं बताया ना, पोलराइजेशन नहीं बताया, आप लोगों का केमिस्ट्री रहता है। नहीं बताया कुछ नहीं अभी, क्या पोलराइजेशन कोई बात नहीं। इसकी हेडिंग में डालिए कुछ। हेडिंग डालो कैपेसिटेंस, ये क्या इसी के नीचे लग दो ठीक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल वो करने चाहिए तुमको, ठीक है। ये तो चलो ऐसे ही है, न्यूमेरिकल करते हैं, सीरीज पैरेलल, चार्ज कितना आएगा, कितनी एनर्जी आएगी, कितना फ्लो हो जाएगा चार्ज, ये सारी चीजें थोड़े क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ये आखिरी टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आना ही है। इस चैप्टर के बाद कौन सा? इसके बाद इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर में अगला चैप्टर करंट है। देखो कोई भी चैप्टर हो तरीके से पढ़ो, तुम यह सोचना कि अगले चैप्टर में मेहनत करूँगा, अभी रहने देता हूँ, ऐसे तो फिर तुम चौथे पे पहुँच जाओगे। जहाँ पे खड़े हो वहाँ से चालू करो, हो गया ये तो बता देता हूँ मैं।
जानते हैं थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। वैसे इससे पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक तो जानते हो? अरे वो इंसुलेटर मीडियम, मीडियम है ना, मीडियम की बात करते हैं हम, मीडियम। जैसे कि वो चार्जेस के बीच में मीडियम में कुछ फोर्स कम लगता है ना, वो चीज, ठीक है। ऐसा हो नहीं यार। तो उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक तो डायरेक्ट मीडियम, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। किसी भी इंसुलेटर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसुलेटर तो वो भी होता है ना जो जैसे एसी के पाइप के ऊपर चढ़ा होता है, हाँ। लेकिन उसका लेना देना किस चीज़ से? हीट से। वो हीट को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे उसको डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे। जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं ना इंसुलेटर को, उसको बोलने लगते हैं डाइलेक्ट्रिक। बस नाम अलग, समझ गया ना? काम अलग तो नाम अलग। मैं तुमको बताया था कि एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम भी था डाइलेक्ट्रिक। बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही है इंसुलेटर है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब वही भरते हैं उसके अंदर, मीडियम है। लेकिन नाम अलग क्यों है? क्योंकि काम उसको यूज कहाँ किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहीं, इसीलिए नाम है, बाकी कुछ नहीं। लिख लो, इट इज एन इंसुलेटर। अब दो तरीके के इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, दो तरीके के। एक बोलते हैं उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर मतलब पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वह जिसमें एक को चालू होता है NaCl, NaCl। हाँ हाँ, क्यों? जिसमें पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैसा होता है कुछ? हाँ, जो डायमंड मूवमेंट होता है। H2 हो गया, H2 भी पोलर है। H2 हाँ नहीं नहीं है? वो तो कट जाता है ना डायमंड मूवमेंट उसका कैसे कट जाता है? होता है लोअर पे राइट। तो पोलर वाले मतलब ये हो गया कि उसके अंदर पहले से ही प्लस माइनस है, मतलब हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे NaCl है, अरे ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा P, वो निकल जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक। ऐसे इसके अंदर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, फिजिक्स में इधर, ठीक है। इसके अंदर मॉलिक्यूल है बहुत सारे, लेकिन वो रैंडम है। जैसे पानी के अंदर तुम H2O देखोगे, H2O की कोई डायरेक्शन कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा सब, तो वैसे इसके अंदर भी होंगे। ये लो, प्लस माइनस ऐसे। और क्या बना है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ ले लो बहुत सारे। अब जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्या हो जाएगा? और एक तरफ हो जाएंगे, मतलब सब एकदम अरेंज हो जाएंगे। नहीं, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? एक का पकड़ो, क्या होगा इसका? टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्योंकि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं टॉर्क लगता है, तो ये घूमने लग जाएंगे। तो घूम घूम के कहाँ पहुंच जाएंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बाहर से मान लो E0 है, तो क्या हो जाएगा इसका? 0 डिग्री पे आ जाएगा। बताओ, पॉजिटिव वाले एक तरफ, डाइपोल मोमेंट ऐसा ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी E0, तो किधर प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस ऐसे ऐसे हो जाएंगे। यही है कि नहीं है? हाँ, ये इंसुलेटर है सब कुछ इसके अंदर। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? थोड़ा सेंटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास मान लो एवरेज, वो किधर है? थोड़ा सा राइट में, थोड़ा राइट में हो गया, और नेगेटिव चार्ज थोड़ा बस। तो इससे क्या हो जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैं? इंडक्शन। पढ़ा था मेरे चैप्टर में, इंडक्शन। मैंने तुमको बताया था इंडक्शन दोनों में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर में। लेकिन इंसुलेटर में कैसे होता है मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा, ये बाद में चल रहा है अभी बात में, मतलब ये वही चल रहा है। अच्छा। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं,
दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये माइनस माइनस और ये प्लस, और इसके अंदर आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बनाते हैं हाँ तीन बीच में इसको क्या- दिखाने का ही तरीका है तीन बीच में क्या sign है? इक्विवेलेंट, ऐसा इसी को बोलते हैं शायद, जो भी है दिस इज इक्विवेलेंट टू ये, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने लगती है इसके अंदर से पॉजिटिव से नेगेटिव, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो चार्जेस हैं इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है हाँ। और एक भाग, और इसके अंदर ऑलरेडी ई नॉट भी है, ई नॉट तो नेट जीरो। नेट जीरो कैसे हो जाएगी, और कैसे होता बराबर होगी, हाँ ठीक ठीक। तो ई नॉट बाहर से लग रही है और अंदर पैदा हो गई ई इंड्यूस्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। हाँ तो कुछ होगी वो, ठीक है। ऐसे करके हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के अंदर लगेगी वो ई नेट। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब किसी भी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो तो कैसा रिस्पांस देता है, कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा हो गई, इंड्यूस कितनी आई, क्या आई, उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर भी सेम ही चीज है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ई नॉट अपॉन ई नेट, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसका उसका अपॉन वो नॉट का रेशियो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर है, ठीक है ये, और ई नॉट हमेशा ज्यादा ही होगा यार, नेट तो ज्यादा हो नहीं सकता, हाँ भैया इसीलिए के हमेशा लेस देन 1 से ज्यादा, पॉजिटिव अच्छा उल्टा, हाँ ठीक है ग्रेटर देन ई नॉट हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं, हाँ। जैसे मान लो कि धूप आ रही है, अब तुम एक घर के अंदर हो, तुम्हारे घर में घुस रही है, भाई जितनी आ रही है उससे ज्यादा तो नहीं घुस सकती ना धूप, वही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पैदा हो सकती है, बाहर वाली से ज्यादा तो नहीं हो सकती है, बस इसलिए रेशियो, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। हाँ क्यों नहीं जा सकती, और कंडक्टर के अंदर भी तो होगी ना, कंडक्टर के अंदर भी जाती है, लेकिन वो तो चार्जेस की वजह से कैंसिल हो जाती है, तुम्हें पता है ना डायग्राम आया था, हाँ ऐसे ऐसे वाला हाँ हाँ उल्टा हाँ, आ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जाते ही वो कैंसिल हो जाती है, कैसे, इंड्यूस चार्जेस से। अगर एक कंडक्टर होता तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही बड़ी होती जितनी ई नॉट है, तो कैंसिल हो नेट जीरो, लेकिन इंसुलेटर तो कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक का हिसाब किताब, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब क्या हुआ, पोलर नहीं है भैया, नॉन पोलर मतलब प्लस प्लस इनके अंदर डाइपोल ना हो। डाइपोल मोमेंट नहीं है, प्लस प्लस कौन सा मॉलिक्यूल होता है, NH3 है, नॉन पोलर मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट जैसे CO2, हाँ, इनका उसमें linear हो इनमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होता ना, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रही है यार, ठीक है, जैसे हाँ, तो इसमें क्या होगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है, कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, भैया भैया बट इक्वल वो काट दे रहे हैं अपना एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, इसलिए दिखते नहीं है। ऐसे कह लो कि एटम है ना, एटम में चार्जेस दोनों है, लेकिन हाँ। टोटल चार्ज जीरो है, हाँ और जैसे ही एटम को हम खींच लेंगे, मान लो डिस्टॉर्ट कर दिया, एटम गोल होता है ना, ऐसे खींच लिया इसको, और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमने लगे, ऐसे करके घूम रहे, तो बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और न्यूक्लियस वहाँ पर, दिखाने का तरीका मतलब समझ रहे हो, हमने थोड़ा अगर डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, नहीं किया तो हम बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव भी यही है, नेगेटिव भी यही है यार, सेंटर मास, इलेक्ट्रॉन का सेंटर मास है, वो भी सेंटर पे ही है, तो घूम रहे हैं ना उसके अराउंड, हाँ भैया जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उनका सेंटर मास कहाँ होगा, सन पे ही होगा। दिन पे तो इसीलिए बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह है पोलर मॉलिक्यूल के लिए, ये लो पॉजिटिव नेगेटिव। अब
अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा बोलो, और खींच लेगा उसको, क्यों पॉजिटिव को कहाँ धक्का मारेगा उधर, उधर नेगेटिव इधर, तो लंबा हो ऐसे हो जाएगा। जाएंगे वो। हाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ई नॉट, वैसे ये खींचे जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। ये कहानी वही हो गई ये जो थी, क्यों इंडक्शन इसमें भी हो गया, तो इंसुलेटर में भी इंडक्शन होता है, वैसे ही होता है लेकिन मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, अब ये देखो पहले चैप्टर का था, लेकिन मैं तुम्हें बता दो तुमको समझ में नहीं आता। ठीक है, आ जाएगा। हाँ कैसे जाता है धीरे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा तो ये इसको दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये डब्बा बनाओ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आ जाएगी, ई नॉट यहाँ से लग रहा है और पीछे से ई इंड्यूस्ड और ई सेम बात नेट वही होगा। है, सेम बात तो वही होगा। सेम बात है, अरे वाह। मैकेनिज्म अलग है देखो ना, सॉरी। यहाँ पे मॉलिक्यूल अलग थे, इस वाले में मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट था कुछ पहले से ही था, यहाँ पे पहले से कुछ था ही नहीं, बाद में आ गया, हो गया काम। तो अब फिर फॉर्मूले वैसे ही हैं, ई नेट वाला फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक का। अब लिख लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कौन झेल सकता है। कौन कितना झेल सकता है। जैसे मैं तुमको 100 किलो की बोरी तो लेके भाग सकते हो, हाँ तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ होगी ना कि कितने किलो की बोरी लेके भाग सकते हो, 200 नहीं। हाँ तो कोई लिमिट तो होगी बना दिया तो उसकी बात कर लो। हाँ भैया जी। ठीक है, तो हर डाइलेक्ट्रिक की एक लिमिट होती है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया, वो क्या करेगा, इधर देखो वो कर क्या रहा है, वो खींच रहा है उसको, इसको मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को। इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाओगे तो और खींचेगा, हाँ पहले तो वो घुमाएगा, हाँ। वो घुमा दिया, फिर अब क्या करेगा, अब घुमाने के लिए कुछ है नहीं तो खींचेगा पकड़ के, सीधी फोर्स इस पर फोर्स लगा दो, फोर्स टूट तो जाएगा। टूट सकता है ना, बस वही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो, टूट जाएगा। या ऐसे बोलो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कैसे हो रहा है? मॉलिक्यूल से टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, हाँ तो टूटे हुए होते हैं ना, डिसोसिएशन बॉन्ड होती है। पानी में नमक डालो तो अपना अंग टूट जाता है। कम्युनिटी में डाउट था मुझे, उसकी तो कहानी अलग है यार, वो तो इक्विलिब्रियम भी आता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कितना टूट रहा है कितना नहीं है। इंजीनियरिंग में याद है ये टूटता है। ठीक है, हाँ तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख लो, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड, मतलब कितना झेल सकता है वो, यही है। विदस्टैंड है भाई। कैन विदस्टैंड, हाँ कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं। अब लिखो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना इसके अंदर, ये इसी की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आया तो ये डाइपोल है कि नहीं है, डाइपोल मोमेंट होगा, हाँ होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में कुछ डाइपोल मोमेंट होगा हर मॉलिक्यूल का। जैसे ये मान लो इधर देखो, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इधर होगा, इधर, इसका भी होगा इधर, सबका इधर होगा, तो टोटल ऐड कर देंगे तो कुछ तो आएगा मटेरियल का डाइपोल मोमेंट, वही इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट के तुमने सुना होगा डोमेन जो होते हैं एक तरफ आने लगते हैं तो फिर वो मैग्नेट बनता है, अदरवाइज वो
नहीं सुना मैग्नेट का कुछ? सुना था मैं, बट बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैग्नेट में क्या होता है कि जो उनके मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो फिर को क्या मैग्नेट होगा, एक दूसरे कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर जब उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबकी इसकी डोमेन्स की सेम में आ जाए, सब ऐड होने लगती है, तो ऐसा देखो यहाँ पे क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0, क्योंकि रैंडम है तो यार क्या नेट 0। यहाँ पे एक डायरेक्शन में आके तो सब ऐड होने लग जाएंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाता है, तो वही डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं पोलराइजेशन। हाँ। इसमें इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डाइपोल मोमेंट भी होता है टोटल उसका मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। एक और इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि यही होता है, ठीक है। ये है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हो एक्स मान लो तुम। हाँ, सिंपल ऐसे बना रखा था बुक में, पर भैया वो वाला पैड लंबा होता है, ये वाला पैड ऐसा है क्या? हाँ ये लो बराबर है, ठीक है, एक्स मान लो। ठीक है। ये क्या चीज़ है एक्स? मोल फ्रैक्शन। नहीं, ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी सुनिए। ये फिर कुछ और है बहुत। आपने सही कहा था। हाँ भैया आपने सही लाई थी, आपने सही लाई थी। ये काय नहीं है, हम तो मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं भैया। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ससेप्टिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्स करने की कितनी ताकत है उसमें। जैसे मान लो किसी मटेरियल को तुमने किस में डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके डाइपोल को कुछ हुआ ही नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। घूमते भी हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सब घूमते हैं, घूमने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। अब वो घूम रहा है तो बीच में टकरा गया, फंस गया, मॉलिक्यूल कहाँ से घूमेगा यार? क्या हो गया? मॉलिक्यूल घूमेंगे कैसे? जगह होनी चाहिए क्या ही? हाँ होनी चाहिए। फिर किसी में जगह है किसी में नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना मटेरियल पे। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कम डाइपोल मोमेंट आए, किसी में ज़्यादा है। हाँ तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। जैसे मान लो अगर मैं टॉर्च मारूंगा, ठीक है, मान लो दीवार पे, अपने हाथ में मारूंगा, मेरे हाथ में कोई हरकत होगी क्या? कुछ नहीं होगी। आँख में मारूंगा तुम्हारी तो बहुत सी ना तुम्हारी आंखें रिस्पॉन्स देती है, तो वो क्या ससेप्टेबल है टुवर्ड्स लाइट, ऐसे बोलते हैं। हाँ ऐसी समझ लो, स्टिमुलेटिव। हाँ समझे, लिख लो। ये सब थ्योरी वाला पार्ट है, लिख जल्दी खत्म कर। हो गया काम? हो गया भैया, सारा हो गया। अब हमने कैपेसिटर पढ़ लिया था, ये एप्सिलॉन नॉट बाय हाँ डी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। लिख लो, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मतलब भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इंसुलेटर भरा है। हाँ टाइम हो गया, कितना हुआ टाइम? तुम्हारी क्लास है कितने बजे? तो कितना घंटा लगता जाना है? कितना मिनट लगता है घर जाने में? 10 मिनट। और फिर 5 मिनट तुम्हें फिर कॉपी किताब उठाने में लगेंगे, 15 मिनट। 5 मिनट और ले लो, 5 मिनट और ले। 5 मिनट और 20 मिनट। वैसे तो आमतौर पर 5-10 मिनट तो खिंच जाता है, 40 तक तो हो जाती है। हाँ भैया मन नहीं हो रहा इसका। और वैसे तो पैदल थोड़ी जाना है यार भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हमने क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक भर दिया यार। डेरिवेशन वैसे ही और कुछ नहीं है। तो क्या करना है? C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब V क्या होगा? ED। लेकिन E क्या होगा? ई जॉइंट के बीच का होगा। बस अब E बता दो। ये बता देना भैया, ये वाला सेल नट।
ई होता है सिग्मा पर मुझे नहीं पता सोचा है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट तब था ना जब यहाँ पे हवा थी। यहाँ पे इनका वो डायरेक्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो k। तो भैया एप्सिलॉन नॉट वो क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के अगर ये ना होता मटेरियल ना होता तो क्या होती इलेक्ट्रिक फील्ड? सिर्फ नीचे एप्सिलॉन नॉट होता अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम ऐसे समझ लो, ये लो पहले ये था ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने यहाँ पे क्या समझ लो एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रहेगी, इसके अंदर बदल जाएगी बस। हां तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी E सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर की क्या होगी E नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू और E नेट क्या था हमारा ये रहा E नेट क्या होगा E नॉट अपॉन K। तो E नॉट क्या है ये रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट ही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, बाकी कुछ नहीं है भाई नॉर्मल है। ध्यान दो C इक्वल टू Q बाय सिग्मा d ऊपर एप्सिलॉन नॉट इनटू के अब वही कर लो यार Q ऊपर ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k बाय d हां ये कट गया a एप्सिलॉन नॉट k बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय D। k a एप्सिलॉन नॉट ठीक है ठीक है भैया हाँ ये है बात। अगले पेज पे लिखा है अब घर से सोच के आना कि अगर हम इसको आधा भरा होता आधा डाइलेक्ट्रिक भरा होता और आधी हवा तो कैसे? हाँ ऐसे में इतने में बोला था मैं बोला था आधा डाइलेक्ट्रिक और आधी हवा कैसे करते? तो 2k a एप्सिलॉन नॉट बाय भाई ये नहीं आता एप्सिलॉन तो भैया सिग्मा नेट भैया काम करने वाले हैं नेट बीच में हां बीच में नेट किस तरफ बनाएंगे इसी तरह के क्या क्या फर्क पड़ता ये भी चाहिए ये भी सोच लेना। एक तरफ से आएगा E1 k एप्सिलॉन नॉट A1 2k एप्सिलॉन नॉट एक तरफ से और एक तरफ से आएगा D चेंज A1 नहीं रहेगा हाँ? D चेंज नहीं होगा अरे b by 2 हवा का D और उसका D और जो मटेरियल का D है उसमें K होगा। चेंज होगा डिस्टेंस तो डिस्टेंस है तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल रही है दो पार्ट में ले लो कोई बात नहीं सोच लेना सोचेंगे ओए ये डायग्राम बनाओ बना लो जैसे कितनी जगह होती ठीक है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की। अब कैपेसिटर के क्वेश्चन भी शुरू कर देना ठीक है।